Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about single column cash book. Today, we will discuss about double column cash book. देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ कैश को डिस्कस किया कि कैश का हमने कॉलम बनाया, हमें कुछ भी कैश में रिसीव हो रहा था या हम पेमेंट कर रहे थे तो उसकी हमने जो है वो रिकॉर्डिंग हमारी कैश बुक में की। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या नया है कि यहाँ कैश के साथ साथ बैंक कॉलम भी आप बनाते हैं। जैसे डेबिट साइड है, यहाँ पर भी रिसीट होंगी। अगर कैश में रिसीव हो रहा है आपको कुछ तो कैश कॉलम में लिखोगे, अगर आपको चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हो रही है तो उसको बैंक कॉलम में लिखोगे। ये आपकी होती है डबल कॉलम कैश बुक। क्रेडिट साइड पर भी सेम ही है, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में कैश के थ्रू पेमेंट शो कर दो, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कॉलम में एंट्री कर दो पेमेंट साइड पे। सिंपल। यहाँ पर मीन्स आप कैश और बैंक दोनों चीज़ों का, दोनों के अमाउंट का ट्रीटमेंट इस सिंगल कैश बुक में कर सकते हो। इस कैश बुक को कहा जाता है डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दो कॉलम्स आ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। जब आप ये कैश बुक बनाते हो तो आपको कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ बैंक अकाउंट पर वही पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है कि अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो डेबिट साइड पर एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, बैंक कॉलम की बात हो रही है। और अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट दे रहे हो, गिवर हो, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। बाकी सिंपल है, तो आपको पता ही है, रिसीट सारी डेबिट साइड में आती हैं, पेमेंट सारी आपने क्रेडिट साइड के थ्रू पेमेंट करनी है। ये तो बात हो गई अब कि एंट्री कैसे आपको करनी है। अब बात आती है कि ओपनिंग बैलेंस। कई बार आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कुछ पैसे पड़े होते हैं, तो आपको सम की शुरुआत में कह सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी इतना पैसा जो है वो पड़ा है, तो उसको आपने ओपन करके यानी अपनी कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस की फॉर्म में उसको शो करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है ना, वो टू टाइप्स में हो सकता है। एक हो सकता है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में गिवन हो, दूसरा आपको बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट गिवन हो। अगर आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपके बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो आप डेबिट साइड पे लिख दोगे टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन। और जितना ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कि आपके बैंक में 5000 6000 है वो आप राइट कर दो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट गिवन होता है तो उसका मतलब उतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हैं। तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि ये फेवरेबल बैलेंस है, कि आपके फ़ायदे का है कि आपके पास इतने पैसे ऑलरेडी हैं। कई बार बैंक का आपको क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है। अब क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है कि आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है। कई बार हम हमारे अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो बैंक हमारे को कोई चार्जेस वगैरह लगा देते हैं, तो अकाउंट माइनस में चला जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, बैंक जो होता है वो बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी कुछ हद तक आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लो, हम आपको कुछ टाइम के लिए उधार की क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। तो उस टाइम पर बैंक वाले आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका अकाउंट जो है वो माइनस में चल रहा है, या आप उसको कह लो अनफेवरेबल। तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। तो इसका अगर आपको ये गिवन है कि माइनस में चल रहा है तो भी क्रेडिट साइड पे आपने बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस शो करना है। कोई भी वर्ड कह सकता है। क्रेडिट आपको बोले तो आपको क्लियरली पता होगा कि क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है
बाय बैलेंस इस तरह करके, बाय बैलेंस BD करके। और अगर आपको बोले कि डेबिट बैलेंस है आपका तो डेबिट में ओपन कर दो। फेवरेबल या अनफेवरेबल वर्ड से पहचान करनी हो तो फेवरेबल बैलेंस होता है बैंक का डेबिट, अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी बैंक अकाउंट मेरा माइनस में चल रहा है। तो बोले कि बैंक का बैलेंस आपका अनफेवरेबल है तो क्रेडिट साइड से बैंक का बैलेंस ओपनिंग में लिख दो। ओपनिंग मतलब शुरुआत का बैलेंस, जो शुरुआत में मेरे सम की शुरुआत मैंने करनी है कि बैंक अकाउंट में पैसे हैं मेरे या माइनस में चल रहा है। ये हो गई ओपनिंग बैलेंस की बात। अब बात आती है सेकंड नंबर पर कॉन्ट्रा एंट्रीज की। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं ये हमने पहले नहीं पढ़ा है। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज में क्या चीज़ नहीं हो सकती है, ये वो एंट्रीज होती हैं जो एक ही टाइम पर कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स को एक ही टाइम पर अफेक्ट करती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट, दोनों को एक ही टाइम पर अफेक्ट करें, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से जो है वो कैश विड्रॉ कर लिया। आपको अपने बिजनेस में लग रहा है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो आपने अपने बैंक अकाउंट से जो है वो कैश विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ देखो, एक तरफ तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ आपके बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा है। तो इसकी एंट्री तो दोनों साइड पे करनी पड़ेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है वो कैश बुक आप बना रहे हो, ये आपकी दो साइड्स हैं डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉलम पड़े हैं, ये डेबिट साइड का कैश कॉलम है और बैंक कॉलम, बाकी के आपके जो हैं वो कॉलम हो गए वाउचर नंबर का, लेजर फोलियो, रिसीट्स और डेट का, सेम एज इट इज़ आपके क्रेडिट साइड के कॉलम हो जाएंगे, डेट का, पेमेंट्स का, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड कैश एंड बैंक। ये मेरा जो है वो परफॉर्मा बन गया कैश बुक का। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो कैश विड्रॉ किया अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए कैश होना चाहिए। पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो वो ड्राइंग है, ये ध्यान साफ एकदम रखें कि पर्सनल यूज़ के लिए है तो ड्राइंग है, वो तो ड्राइंग के नाम से एक ही साइड पर एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगर मैंने बिजनेस में यूज़ के लिए निकाला तो कैश तो मेरे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, मैंने कैश कॉलम में डेबिट साइड पे एंट्री को शो करना है। 5000 रुपीज़ मैंने जो है वो निकाले हैं, तो 5000 रुपीज़ रिसीट साइड पर मैंने कैश कॉलम में तो लिख दिए, ठीक बात है। वही 5000 मेरे बैंक अकाउंट से जा भी रहे हैं, तो जब पेमेंट बैंक अकाउंट से की जाती है, यानी बैंक से मैं विड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर बैंक कॉलम में 5000 मुझे लिखने पड़ेंगे। अब एंट्री यहाँ पर क्या लिखें? अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाते तो आप क्या बनाते कि मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ, और बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है, यानी बैंक बैलेंस जो है वो गिवर है मेरा बैंक यहाँ पर, तो बैंक को क्रेडिट कर देता हूँ। जब भी बैंक से कोई पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है ना, पेमेंट का मतलब विड्रॉ हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हुआ तो टू बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आप बनाते, बस इसी जर्नल एंट्री को आपने अब कैश बुक में फिल करना है। कैश अकाउंट आप डेबिट करते, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे 5000 लिखे, उसके साथ वाली जो एंट्री है उसको पोस्ट करो, यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जब कैश कॉलम में अमाउंट फिल करो तो उसके साथ वाला जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है उसको फिल करना है। अब यहाँ बैंक अकाउंट मेरा जो है वो बैलेंस कम हो रहा है, मैंने बैंक बैलेंस में 5000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर शो करा कि मेरा बैंक बैलेंस इतने से कम होगा, क्योंकि विड्रॉ करे हैं आपने। तो क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो क्या है? बाय कैश। तो यहाँ 5000 से बैंक बैलेंस कम करना है,
और किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि कैश विड्रॉ हो रहा है, तो कैश अकाउंट सामने राइट करोगे। ये होती हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, जो एक ही टाइम पर दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं। तो इस एंट्री को आपको आगे लेजर में रिकॉर्ड नहीं करना है, कैश वाले में भी नहीं, बैंक वाले में भी नहीं, मतलब इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ रिकॉर्ड हो गई। तो इसीलिए इन कॉन्ट्रा एंट्रीज के आगे आप ये लेजर फोलियो वाले कॉलम में, LF वाले कॉलम में C शो कर देते हो दोनों साइड पर, कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कि ये ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन एक ट्रांजैक्शन की एंट्री दोनों साइड पर हो रही है, इसीलिए इसके आगे C शो कर देना है LF वाले कॉलम में, दोनों साइड पर C लिख के, ताकि हाईलाइट हो सके कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ध्यान में रखें, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक साइड पे 5000, और किस वजह से कम हो रहा है वो अकाउंट यहाँ मेंशन होगा। कैश की वजह से कम हो रहा है ना, कि कैश हमें चाहिए, तो बाय कैश। कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में, कहाँ से आ रहा है, बैंक अकाउंट के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। इसी जर्नल एंट्री को मैंने पोस्ट किया है। ये होती हैं आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब इसकी एक अपोजिट एंट्री अगर मैं सोचूं कि मैंने कैश जो है वो डिपॉजिट करा दिया, अभी तो मैंने विड्रॉ किया था ना, अगर मैंने कैश जो है वो डिपॉजिट करा दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। अगर आप कैश अपना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक अकाउंट में मनी रिसीव हो रही है, आपको रिसीवर है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आप डिपॉजिट कराने गए, बैंक में रिसीव होगा पैसा, तो जिसको रिसीव हो रहा है बैंक को, तो बैंक के रिसीविंग साइड पर आपने जो है वो सपोज 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, तो रिसीविंग साइड पर बैंक कॉलम में आप लिख दो 10,000। अब बैंक को रिसीव कहाँ से हो रहे हैं कि आपने कैश डिपॉजिट कराया, तो टू कैश। सीधी सी बात है, बैंक कॉलम में एंट्री होगी तो कैश अकाउंट मेंशन होगा, कैश कॉलम में एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट मेंशन होगा, अपोजिट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके आगे C लिखेंगे, क्योंकि इसी से ही अगली, इसी से रिलेटेड एंट्री अभी मैं पास करूंगी। अब मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया कैश अपना, तो मेरे बिजनेस से तो कैश चला गया, क्योंकि बिजनेस में जितना कैश अवेलेबल था उसको मैं जा कर के बैंक में डिपॉजिट करा कर आई, तो बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट साइड पे कैश दिखाएंगे कि इतने से जा रहा है, और जा क्यों रहा है, क्योंकि आपने बाय बैंक, बैंक में जमा करा दिए। तो कैश कॉलम में जब पैसे लिखेंगे तो सामने बैंक अकाउंट मेंशन होगा, बस अपोजिट ट्रीटमेंट है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। रिकॉर्डिंग करना बहुत आसान है, जस्ट प्रैक्टिस की नीड है हमें, प्रैक्टिस जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटेड वे में आप जो है बहुत इजीली इनको पास कर पाएंगे। देन बात आती है आपके पास कि आपको जब कई बार पेमेंट जो है वो चेक में रिसीव होती है। अब अगर मुझे पेमेंट चेक में रिसीव हो रही है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, कि या तो मैं उस चेक को सेम डे पर जो है वो बैंक में मैंने डिपॉजिट करा दिया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, सेम डे पर करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर एंट्री शो कर दी कि मुझे चेक रिसीव हुआ है, क्योंकि आप सेम डे पे ही अपने बैंक अकाउंट में जाकर के आपने बैंक में दे दिया चेक। तो सिंपल एंट्री है, जैसे आपको पता है वैसे ही आप करते हो, नॉर्मली आपने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है बैंक कॉलम में। बट तब क्या हो अगर आपने वो चेक रिसीव तो कर लिया कस्टमर से, लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया ऑन सेम डे, आपके पास ही रह गया वो चेक, तो आपके बैंक में बैलेंस तो इंक्रीज होगा नहीं, चेक आपके पास पड़ा है। बैंक वाले आपके अकाउंट में तभी पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे जब आप वो चेक जा कर के उन्हें दोगे कि मुझे ये मेरे कस्टमर से रिसीव हुआ है, इस पैसों को मेरे अकाउंट में आप जो है ट्रांसफ़र कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट सेम डे पर नहीं कराते तो फिर आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बैंक में पैसे आ नहीं रहे। तो उसके लिए आप बना देते हो, उस बात को याद रखने के लिए कि मुझे चेक रिसीव हुआ है, एक जर्नल एंट्री। जब आप सेम डे पे डिपॉजिट ना कराओ तो आपने बनानी है जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री आप बनाएंगे यहाँ पर, कि आपको जो है चेक रिसीव हो रहा है,
चेक्स इन हैंड, मतलब अभी आपके पास ही है, अकाउंट डेबिट, चेक है मान लो 1000 का, टू आपको जिससे भी रिसीव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मोहन से, तो टू मोहन 1000, ये एंट्री आपने बनानी है। ये चेक मान लो मुझे रिसीव हो रहा है 21 सितंबर 2020 को, और मैं इसको डिपॉजिट कराने जाती हूँ 2 डेज़ के बाद। 2 डेज़ के बाद यानी मैंने इसको जो है वो 23 सितंबर को जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो 23 सितंबर को रिकॉर्ड करोगे, जिस दिन आपने डिपॉजिट कराया। तो उस दिन आपने कैश बुक में, बैंक में आपके पैसे आएंगे तो बैंक कॉलम वाली साइड पे आपने लिख देना है 2 चेक्स इन हैंड। अब मोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि मोहन से रिलेटेड एंट्री तो हमने उस दिन ही पास कर दी थी जिस दिन उसने चेक दिया था। अब 2 दिन आप लेट हो गए तो 2 दिन बाद आप एंट्री कर दो 2 चेक्स इन हैंड और बैंक में रिसीविंग दिखा दो कि इतने का चेक मुझे मिला है। अगर स्टेटमेंट में मेंशन ना हो कि चेक सेम डे पे डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो आपने जो है वो ऑटोमेटिक ये मान के चलना है कि चेक आपने जो है वो सेम डे पर डिपॉजिट करा दिया है। ये आप अपनी तरफ से मान लोगे। जब तक वो ना कहे ना कि आप जो है वो सेम डे पे नहीं जा रहे हो, तो मान लेना है कि करा दिया, उसको आपने जो है वो रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है, सेम डे पे। अगर स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है तो नॉर्मली अपनी एंट्री चलाओ जैसे नॉर्मल चलते हैं हम लोग। तो ये बात हो गई आपकी चेक्स के रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन आता है वो है बैलेंसिंग का, कि हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है। अब बैलेंसिंग का मतलब है कि जब आप लास्ट में अपनी कैश बुक में एंड में पहुंचोगे सारी एंट्रीज कर लेने के बाद, तो जैसे कैश कॉलम की बैलेंसिंग करते थे सेम टू सेम यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करनी है। यहाँ आपको क्या करना है, कैश का कॉलम अपना कैश के साथ बैलेंस करेंगे, मैच करेंगे, बैंक वाले कॉलम को बैंक वाले कॉलम के साथ मैच करोगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैंक जो बैलेंस हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है। बैंक बैलेंस वाली साइड में ये भी पॉसिबल है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए, मीन्स उतना पैसा आपको बैंक में मिला ना हो जितना आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया हो। तो बैंक ने आपको हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, ओवरड्राफ्ट मीन्स उधार की फैसिलिटी दी है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो वो अगर है तो उसके रिलेटेड फिर आपने जो है वो बस शो कर देना है बैलेंस को लास्ट में कि इतना बैलेंस मेरा बैंक में नेगेटिव में चल रहा है। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है डबल कॉलम से रिलेटेड। ये हमारा आज का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल के लिए एक थ्योरेटिकल बेस बनाना था कि डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम ध्यान में रखेंगे डबल कॉलम कैश बुक को बनाते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।